फेस्ट का टाइम था 7th स्टैंडर्ड में जब मैं आया था। तो उस समय मुझे सबसे पहली बार पता चला कि आईआईटी बॉम्बे कितना बड़ा है। तो हम न्यूज़पेपर भी हमेशा हेडलाइन देखते थे कि XYZ पर्सन गॉट 1 करोड़ का ऑफर, 2 करोड़ का ऑफर। तो वो जनरली मुझे कभी इतना इंट्रिग किया नहीं, क्योंकि वो मेरा सोर्स मोटिवेशन कभी रहा ही नहीं है। So, hello everyone, welcome to another episode of Listen to Hustlers. Today we have very special guest with us. Meet Shreyas. So, Shreyas is a Sophie from Mechanical Department at IIT Bombay और इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है। इन्होंने सबसे पहले जेई दिया था तो इनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर इन्होंने पार्सल ड्रॉप लिया और कॉलेज के साथ ही जेई की प्रिपरेशन की और उसके बाद फिर अगले साल ये आईआईटी बॉम्बे में आए। और बस इनकी एक स्टोरी जेई तक ही लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा ये एक स्टार्टअप के फाउंडर भी हैं और उससे पहले भी इन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में काम किया है। तो आज हम इन्हीं के स्टोरी के बारे में इनसे पूछने वाले हैं और आपको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी इनसे। और आप जो भी चीज़ें बताएं उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। मैटर नहीं करता कि आप अभी जेई की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, अपना सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हो, ये आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी इनसे। तो हेलो श्रेयस। हाय प्रभात, हाउ आर यू? प्लेजर बीइंग मैं हियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आपके चाइल्डहुड से। आपका चाइल्डहुड कैसा था? आप उस टाइम में पढ़ने में कैसे थे? क्या क्या चीज़ें आपको पसंद थी? ग्रेट। तो चाइल्डहुड तो वैसे मतलब काफी अच्छा रहा है। हमेशा से मतलब पढ़ने में तो रुचि रही थी हमेशा, बट खेल कूद में बोलो या फिर मतलब मैं हमेशा से एक क्यूरियस किड रहा हूँ स्कूल टाइम से ही। तो पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स काफी आए जाते थे जितने जरूरी है। बहुत ज्यादा टॉपर भी नहीं थे, बट क्लास में भी अच्छी खासी रैंक बोलो अगर तो आ जाती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट को करिकुलर्स में बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैं बहुत पहले से खेलता था। स्टार्टिंग मैंने चेस से शुरुआत किया था, देन बैडमिंटन, कराटे, डांसिंग भी हमने थोड़े बहुत समय के लिए सीखा था। उसके बाद जैसे 7th स्टैंडर्ड हिट हुआ, तब सबसे पहली बार जो मुझे आईटी के बारे में पता चला। और तब तो पता चला जी कई बार एग्जामिनेशन होती है और उससे एंट्रेंस एग्जाम, मतलब उस एंट्रेंस एग्जाम से आईआईटी में जाया जा सकता है। तो मैं जैसे कि आईआईटी बॉम्बे मेरे घर से काफी पास में, तो ये तो मेरा रूटीन रहता वो कैसा था हमेशा। तो आईआईटी क्या है वो चीज़ से मुझे पहले से पता होती थी। वो आपने आईआईटी के लिए पढ़ना कब से स्टार्ट किया? वो बोलते हैं सीरियस जेई प्रिपरेशन जब हम करते हैं वो अपनी कौन से क्लासेस से आपकी? करेक्ट। तो आईआईटी की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी 11th स्टैंडर्ड से, बट जैसे मैंने कहा कि 7th स्टैंडर्ड मुझे सबसे पहले पता चला। तो 8 टू 10th मैंने थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन किया था, दिए भी थे, थोड़ा बहुत क्वालिफाई किए। और तो उससे एक टोन सेट हो गया मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे होते हैं, कैसे देना चाहिए। फिर एक्चुअली प्रिपरेशन थी वो 11th 12th मैंने की। 12th स्टैंडर्ड में जब मैंने दिया था जी एडवांस, तब मेरा फॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। फिर 2023 में मैंने पार्शियल ड्रॉप किया, मैं फिर से एक बार जी एडवांस दिया एंड तब इस साल मेरा व्हिच इज द लास्ट। ओके। तो जैसा आपने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका आईआईटी नहीं हुआ था, आप एनआईटी में थे, एनआईटी अगरतला में थे टू बी स्पेसिफिक। करेक्ट। तो उसके बाद आपने कॉलेज के साथ चीज़ों को कैसे मैनेज किया? मतलब कॉलेज में ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, कॉलेज के साथ में आपने पढ़ाई पे इतना ज़्यादा कैसे ध्यान दिया? क्योंकि जेई की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना भी पड़ता है। तो कॉलेज के साथ आपने मल्टीपल चीज़ों को मैनेज कैसे किया? टाइम कैसे आपने मैनेज किया? करेक्ट। तो कॉलेज में तो ऐसा था कि 2020 का जब पीरियड था तो वो कोविड टाइम्स था, और 2022 वाला जो ईयर था उसमें मतलब 2022 के जो एडमिशन्स थे उस वाले बैच के स्टूडेंट्स का फर्स्ट ईयर हाल ही में था कि मेरा 6 मंथ से ही वो फर्स्ट ईयर था। जैसे कि हमारा 3 या 4 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर होता है, वहाँ पे हमारा दोनों सेमेस्टर्स तब होके 6 महीने की होते। तो मुझे कलेक्टिवली मोटा मोटी तो मुझे 5-6 महीने मिले थे प्रिपरेशन के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर टू मई तक। तो उस समय मतलब एक मैं जर्नी के साथ अपना एक वो डायलॉग एसोसिएट करता हूँ, जैसे सुपर कि मैं आनंद कुमार सर का जो रोल ऋतिक रोशन ने प्ले किया है वो उसमें डायलॉग है कि खोने के लिए क्या है तुम्हारा। तो ये मेरे बिल्कुल एप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि खोने के लिए मेरे पास मेरा कॉलेज था, स्टेबल कैरियर था। और अगर वो नहीं होता तो खोने के लिए तो ऑफकोर्स मेरे पास आईआईटी का आखिरी चांस भी था। तो प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो काफी टफ रहा था फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऑफ कोर्स सेकंड सेमेस्टर। तो एक बहुत फनी किस्सा था जो कि मुझे अभी याद है। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट असाइन होंगे या फिर अभी जो इस पार्ट ऑफ देख रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग करके एक सब्जेक्ट होता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की ऐसी क्लास होती थी हमारी 3 घंटे की, जिसमें ऐसे आपको वो ड्राइंग रूम में जाना होता था, पेपर्स और वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके, और वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग करनी पड़ती थी। तो जो मुझे ऐसा लगता था कि 3 घंटा वहाँ पे जाना तो वेस्ट ही होगा हमेशा। तो उससे अच्छा हॉस्टल रूम में रह के जेई की तैयारी कर लो, फिर से एक बार जो फिर से प्रिपरेशन करो। तो मैंने वही किया। और फनी उसमें ये था कि जो फर्स्ट डे का अटेंडेंस था उसमें मैं बिल्कुल गया नहीं था। और फर्स्ट डे के लेकर लास्ट डे तक मैं एक क्लास में अटेंड नहीं करी थी। लेकिन जो अटेंडेंस था वो फर्स्ट डे पे टीचर ने लिया था, और जितने स्टूडेंट्स आए थे उन्हीं की अटेंडेंस हमेशा सब्सिक्वेंट क्लासेस में दी जाती थी। तो जब मैं अपनी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए लास्ट ईयर आई मीन फर्स्ट ईयर के एंड में जब गया था, तो मेरा तो बोलता कॉल आउट नहीं हुआ था। टीचर को पता चला कि ये स्टूडेंट पहली बार इस क्लास में आया है। तो ये एक किस्सा था। सेकेंडली स्टडी मैनेज करने की जब तक बात है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में
जैसे कि मैंने कहा कि सेमेस्टर भी छोटा था, ईयर भी छोटा था। तो जितना मेजर टाइम होता था वो मैं सुबह से क्लासेस होती थी हमारी 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक। तो सुबह वाला टाइम जो होता था मैं कई बार क्लासेस स्किप कर देता था कॉलेज की, एंड जो सेकंड हाफ में होती थी मोस्टली लैब्स होते थे। तो लैब्स तो बहुत इंपॉर्टेंट था अटेंड करना, तो जितने बस लैब्स होते थे वो मैंने सारे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में किए थे, बट मेजोरिटी जो क्लासेस होती है वो थोड़ी इधर-उधर स्किप करनी पड़ती थी, तो वो एक था। एंड रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो उधर में अगर आपको पता होगा प्रभात, तो ना उधर का थोड़ा शेड्यूल अलग हुआ करता था कि दिन बहुत जल्दी शुरू हो जाता था, एंड अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता था कि 7 6:30 7 बजे, 7 भी नहीं, 6 साढ़े 6 बजे के करीब अंधेरा बहुत हो जाता था। तो हमारा रूटीन ही ऐसा सेट हो जाता था कि 4:30 को सूरज निकला तो उठना ही है, और उसके बाद से फिर पढ़ाई सुबह शुरू, देन ब्रेकफास्ट सुबह का पहुंच करके क्लासेस वगैरह अटेंड करके देन फिर शाम को फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठो। तो जब इनिशियली मैं गया था तो फर्स्ट सेमेस्टर तो यही सिलसिला चला। सेकंड सेमेस्टर से क्लासेस की संख्या और कम होती गई, मतलब मेरे अटेंड करने के जो चांसेस थे वो और कम होते गए, एंड फिर मैं टोटली फिर जेईई पे ही फोकस पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद जब मेंस का एग्जाम आया फर्स्ट फरवरी में था, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा सेंटर आया था यहाँ से उठा के बहुत दूर गुवाहाटी में। तो एक तो पहले से ही घर से दूर हो और वहां से फिर ट्रैवल करना। तो गुवाहाटी में सेंटर था, तो उसका भी एक बहुत प्रोमिनेंट एक इंसिडेंट हुआ था कि ना, ये एक बहुत कॉमन नोशन है हर स्टूडेंट्स और टीचर भी प्रमोट करते हैं कि एग्जाम के एक रात पहले आपको एक पीसफुल स्लीप चाहिए होती है, या फिर एक अच्छा माइंड होना चाहिए, हैप्पी माइंड होना चाहिए, कुछ नेगेटिविटी आसपास नहीं होनी चाहिए। बट जो मेरा वो 1-2 दिन का गैप था वो मेरा पूरे ट्रैवलिंग में ही गुजर गया था। तो हम एक होटल में रुके थे, मैं और मेरा और दोस्त भी थे आईटी से, जो दूसरे प्रिपेयर कर रहे थे। तो उसमें एक इंसिडेंट जो मुझे अभी भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, एग्जाम की एक रात पहले जिस होटल में हम लोग रुके थे, तो हमारा जो होटल रूम का बाजू वाला कमरा था, उसमें अचानक से एक लड़की जोर जोर से रोने लगी 2-3 बजे। तो हम तीनों भी बहुत घबरा गए, बट किसी ने हिम्मत नहीं हुई कि डोर खोल के देखना एक्चुअली। तो जो जो सब हमने यूट्यूब वीडियोस में देखा था, सारे टीचर को फॉलो किया था कि पीसफुल स्लीप, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे सो लो, एक दिन पहले कुछ करना नहीं है। तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हड़बड़ी में एग्जाम दे के आके मेंस हुआ, एंड देन जब एडवांस की बारी है तो ऑब्वियसली मैं अपने होम टाउन वापस मुंबई में आ गया था। तो 30th मई वाज द डेट जब मैंने एनआईटी छोड़ के मैं आ गया था। तो तभी भी हमारे एंड सेमेस्टर चल रहे थे मेरे कॉलेज में, एनआईटी अगरतला में। तो एंड सेमेस्टर में मैंने सिर्फ 2 स्टार्टिंग के पेपर दिए थे, एंड 30th को वेरीफाइड थी, तो वो करके मैं वापस आ गया। 4th जून को हमारा एग्जाम था। तो ऐसे कुछ एग्जाम तक का जर्नी। तो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि आपने सीरियसली पढ़ाई की पूरे जितना भी आपका टाइम मिला था आपको। और साथ ही साथ आपने जो भी कॉलेज में जो मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं जिन ऐसे क्लासेस जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आपने उनको स्किप भी कर दिया था। और मतलब एक चीज़ यदि मैं बोलूँ कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो आईटीज़ में जाते हैं या फिर कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो सारे एकदम फ्रेशर होते हैं, मतलब कि उन्हें कुछ पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता कॉलेज का। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, आपको पहले ही 1 साल का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। तो उसने आपको क्या मदद किया, कैसे मदद किया, या फिर उससे आपको क्या हेल्प मिला वैसे? ऑफ कोर्स जो 1 साल का या फिर 6 महीने का जो कॉलेज एक्सपीरियंस था वो अभी भी मुझे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फर्स्टली तो 2 फ्रेशर्स पार्टी मिली मुझे, है ना? तो अपार्ट फ्रॉम जो कनेक्शन वहाँ पे मेरे बने, जो सीनियर्स के साथ माहौल वहाँ पे था, तब समझ में आया कि कॉलेज कल्चर होता कैसे। क्योंकि 11th-12th में भी जब स्कूल के बाद इमीडिएटली स्टूडेंट्स आते हैं, तो कई बार वो भौकाए हुए होते हैं कि ये एनवायरनमेंट कैसे अडॉप्ट करो। तो वो मेरे लिए आईआईटी बॉम्बे आने के बाद उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं था, क्योंकि वो प्रोसेस के थ्रू मैं जा चुका था, भले ही वो कम समय के लिए था, बट वो कहीं न कहीं हेल्प किया है। तो जो कनेक्शंस मेरे बैचमेट्स के साथ बने, मेरे रूममेट के साथ बने, मेरे जो सीनियर्स थे उनके साथ बने, टीचर से भी अच्छे रिलेशन रहे थे हमेशा से, वो पहले से ही रहे। तो अभी तक का जितना भी क्रेडिट किसी भी चीज़ का है, तो वो हमेशा सबसे पहले पेरेंट्स के बाद में अपने टीचर्स को ही देता हूँ। तो जो वहाँ पे जो मेरे कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, नेटवर्क वहाँ पे बना, तो मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि आप जहाँ पे भी होते हो एटलीस्ट आपको नेटवर्क करना चाहिए अपने आजू-बाजू के लोगों से। भले ही वो आपके एज के हो या फिर आपके एज से कम हो या फिर बड़े हो। वो किसी इंटेंशन से नहीं, बट खुद के ग्रोथ के लिए मैं मानता हूँ कि नेटवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही मैंने स्टार्ट से किया भी है, एंड यहाँ पे भी मैं वही करने की कोशिश भी करता हूँ। तो इन अ वे वो सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट की थी, वो या फिर कुछ नए पर्सपेक्टिव्स की थी, लोगों से बात करने के बाद जो पता था, तो वो सारी चीज़ें मुझे हेल्प कर रही है आज भी आईआईटी बॉम्बे में होने के बाद। ये एक मतलब ऐसे हम नेटवर्किंग करते हैं, इससे हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, और साथ ही साथ फ्यूचर में भी हमें वो कनेक्शंस काम आ सकते हैं। करेक्ट। खैर, इसके बाद यदि हम बात करें तो आप जब आईटी बॉम्बे में आए, अभी जैसे 1 साल आप आईटी बॉम्बे में हो चुका है आपको, तो मतलब 1 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या-क्या नई चीज़ें आपने एक्सप्लोर की? और थोड़ा बहुत आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताओ कि एग्ज़ैक्टली कैसे आपने उसे स्टार्ट किया? उसका आइडिया कहाँ से मिला आपको? फिर क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं यदि किसी एक नए स्टूडेंट को या कोई कॉलेज स्टूडेंट यदि देख रहा है, उसको खुद से कोई स्टार्टअप करना है, तो क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? और किस चीज़ के लिए वो रेडी रहें? ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। करेक्ट। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ पहले कि आप अब तक की जर्नी कैसे रही है आईआईटी में होने के बाद। तो
ऑफ कोर्स बहुत बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत लोगों से मिलने मिला। जो जो ड्रीम था, जो उस समय देखा था ना, सेवन स्टैंडर्ड में सबसे पहले जब कैंपस में एंटर होते, तो एक उसकी भी स्टोरी थी कि टेक फेस्ट का टाइम था सेवन स्टैंडर्ड में जब मैं आया था। तो उस समय मुझे सबसे पहली बार पता चला कि नो आईटी बॉम्बे कितना बड़ा है। तो हम न्यूज़पेपर भी हमेशा हेडलाइन देखते थे कि एक्स वाई पर्सन गॉट नो 1 करोड़ का ऑफर, 2 करोड़ का ऑफर। तो वो जनरली मुझे कभी इतना इंट्रिग किया नहीं, क्योंकि वो मेरा सोर्स मोटिवेशन कभी रहा ही नहीं है आईटी बॉम्बे ज्वाइन करने का। तो मतलब जब मैं पार्शियली प्रिपेयर भी कर रहा था, तो वहाँ पे भी मतलब स्टूडेंट्स पूछते ही है, टीचर पूछते हैं कि भाई अब क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, एनआईटी भी तो अच्छा ही है, अनडाउटेडली अच्छा है। बट दो ही चीजें थी जो मुझे यहाँ पे आने के लिए मोटिवेट करती है, जिस वजह से मतलब वो मैं अपना उसका मंत्र मानता हूँ कि नेटवर्क एंड अपॉर्चुनिटीज, ये दो ही चीजें जो कि आज भी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा कि नेटवर्क आपको इतना यहाँ पे मिलेगा एंड अपॉर्चुनिटीज इतनी एंडलेस मिलेगी। अब भले ही वो आईटी बॉम्बे में हो या फिर किसी आईटी में हो या फिर किसी भी टियर 1 कॉलेज में हो, वो प्रोपोर्शनेटली अच्छी ही होती है रादर देन एवरी अदर इंस्टीट्यूशन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो जिनका नहीं हो पाता या फिर जो किसी वजह से उनका रह जाता है, तो वो कम है या फिर किसी चीज में पीछे छूट सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ मेरे टीम में भी तो सारे ही लोग आईटी से नहीं है, और जो लोग आईटी से नहीं है वो कहीं ज्यादा अच्छे हैं अपने अपने फील्ड में। राइट, तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आप आईआईटी से हो तो ही सारी चीजें अचीव कर पाओगे, बट एक गेटवे मिल जाता है, मैं ये कहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं फिर से आऊँ तो काफी अच्छा रहा था। और एकेडमिकली अगर बात करें तो उतना अच्छा नहीं रहा था, बट सीखने बहुत कुछ मिला। राइट, तो जो स्टार्टअप्स का भी जब मेरा शुरू हुआ था, तो जब एडवांस का रिजल्ट आया था 18 जून का, आई गेस अपना डेट, तो उसके बाद में जो मेरे, अब जैसे मैंने कहा कि नेटवर्क और मेरे एनआईटी के सीनियर्स थे, जैसे रिलेशन थे, तो वहाँ पे एक सीनियर ने मुझे अप्रोच किया था कि इज वर्किंग ऑन सम आइडिया, तो वी लाइक टू ज्वाइन। तो फायर तो पहले से ही थी कि ऐसा कुछ करना है, अब वो कब करना है ये नहीं पता था। तो एक मोमेंटरीली कोई अपॉर्चुनिटी आई थी, तो मैंने कहा कि शॉट दे देते हैं इसको, और क्या। तो वैसे करके मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप का एक्सपीरियंस बोलो या लर्निंग बोलो, वो उससे आई थी। तो वो मैंने किया था करीब नवंबर, तो वो अगस्त से लेके नवंबर में उनके साथ था। वो एक स्टूडेंट कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप थे, जो कॉलेज लाइफ एसेंशियली एनहांस करने में स्टूडेंट्स को हेल्प करते थे। वो होने के बाद एक सेकंड अप्रोच या ऑफर आया मुझे, जो कि एक क्रिप्टो बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म था, जिसमें हमने दिसंबर से लेके मैं फरवरी तक हमने मतलब मैंने उसमें काम किया था। तो उसमें लर्निंग तो बहुत सारी रही थी। तो ये सब चल रहा है मेरे फर्स्ट ईयर के दौरे ही। अब कई कॉलेजेस में लोग इंटर्न्स के लिए बहुत पुश करते होते हैं द वेरी ईयर से ही। तो मेरा कोई मैं कोई इंकरेज नहीं करता हूँ ये चीज़ कि आप फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप के पीछे भागो। बट यस, अगर गोल है कुछ या फिर गोल भी नहीं, मतलब अगर इच्छा भी है तो कर लो। मतलब एक वर्क एक्सपीरियंस लेना है या फिर प्लेसमेंट मुझे लेनी चाहिए, या फिर कुछ एक मुझे मेरे पर्सनल बेनिफिट का फायदा हो इस वजह से नहीं करना है। बट एक कोई लर्निंग एक्सपीरियंस अगर है तो ही करना है। और उसी इसी चीज को मैंने मद्देनजर रखते हुए सारे ये दोनों जो इंटर्न्स बोलो या फिर जो स्टार्टअप के साथ काम करने का था वो मैंने किया। कमिंग ऑन टू माय आइडिया व्हाट आई एम बिल्डिंग, तो वी आर बिल्डिंग वेबसोनिक्स व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो जो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए एक हैंड होल्डिंग का जरिया है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, इनफॉर्मर्स है, इंडिपेंडेंट है, एस्टैब्लिश्ड है, जो कि अपने टैलेंट के बेसिस पे रिवॉर्ड्स अर्न करता है या स्ट्रीमिंग रेवेन्यू प्रॉपर्ली अर्न करता है। तो इससे 3 पिलर्स हैं हमारे, जो मैं उसको कोट करता हूँ, व्हिच इज एनसाइक्लोपीडिया, इकोसिस्टम और एंटरटेनमेंट। तो ये जो 3 सिद्धांत है, इस पे ही टोटल स्टार्टअप वर्क करता है। तो एनसाइक्लोपीडिया कवर्स एंटायर रिसोर्सेज अराउंड म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, जो आर्टिस्ट को चाहिए होता है। अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं भी हो तो भी एक म्यूजिक एंथुसियास्ट हो तो यू कैन जस्ट लर्न अबाउट देम। तो एनसाइक्लोपीडिया में ये सारी चीजें कवर होती है। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इकोसिस्टम में है कि अब गाना बनाते कैसे वो तो सीख लिया, बट बनाओगे कहाँ पे? तो स्टूडियोज है, प्रमोशन टूल्स है, ब्रांड कोलैबोरेशन है। तो ये सारी चीजें हम इकोसिस्टम के अंदर देखते हैं। एंटरटेनमेंट ऑब्वियसली, जो मैंने कहा कि इंडिया स्ट्रीमिंग, तो वो सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट में म्यूजिक इवेंट्स एंड बहुत सारी चीजें होती है। तो इसका आइडिया ओरिजिनेट, एक्चुअल आइडिया तो ऑब्वियसली ये था ही, बट जो टेक इसमें हम यूज करने वाले थे, तो टोटल वेब से एनेबल्ड प्लेटफॉर्म हमारा जो इमर्सिव स्ट्रीमिंग है। तो मैं जब एनआईटी में था तो uh, 2-4 साल पहले ही, मतलब 3-4 साल पहले ये ब्लॉकचेन एनएफटी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे पता चलने लगा। मतलब तभी तो बहुत नेसेंट स्टेज पे था, मैं भी समझ रहा था ये सारी टेक्नोलॉजीज होती क्या है। उसके बाद जो मेरा रूममेट था एनआईटी में, तो मैं उसको देखता था यार कि वो बग बाउंटी वगैरह करके ना लाखों रुपए कमाता था। तब मुझे लगा कि यार इसमें कुछ तो बात है ना, ये टेक सीखने में थोड़ा फायदा है अपना। तो तब मैं और थोड़ा थोड़ा और पढ़ने लगा, तो उसके बारे में, उससे एप्लीकेशन देखने लगा। दो ही चीजें जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो म्यूजिक और एक टेक। और ये दोनों का अमालगमेशन करके ये स्टार्टअप का बोल सकते हो कि निर्माण हुआ। और जैसे आपने स्टार्टअप खोला तो उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे। कैसे स्टार्टिंग में आपको टीम भी बिल्ड करना पड़ा होगा, टीम के लिए लोग ढूंढने कि हाँ ऐसे लोग मिले जो कि उस स्टार्टअप में एक्चुअली इंटरेस्टेड हो और आपको एक्चुअली में हेल्प कर सके।
और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे आपने टीम बिल्ड किया, कैसे लोगों को अप्रोच किया, ये सब बताइए। करेक्ट। तो टीम बिल्डिंग भी स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर से ही। तो जब मैं वो क्रिप्टो वाला स्टार्टअप में जब था, तो वहाँ पे हमने उसको लॉन्च किया था टेक फेस्ट में, आईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट में। उसके बाद जब वो स्टार्टअप से मैंने एग्जिट किया, उसके बाद में जो अभी तक का जितना कम्युनिटी में नेटवर्क था, उसी कम्युनिटी में और स्कूल नेटवर्क था, या फिर आईटी में आने के बाद का जितने लोगों से मैं मिल जान पहचान थी, तो कुछ दिन तो ऐसे थे जिसमें डेली 6 to 7 to 8 इंटरव्यूज चल ही रहे, लोगों को मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, आइडिया शेयर कर रहा हूँ। वो फिर मतलब तभी तो कोई टीम बिल्डिंग के माइंडसेट से नहीं था, जस्ट आइडिया टेस्टिंग स्टेज पे जब मैं था, तो लोगों से ऐसे ही मिलना, वीसी से मिलना, बहुत सारे अच्छे कॉन्फ्रेंस से मुलाकात हुई। भावेश अग्रवाल फ्रॉम ओला, उनसे मुलाकात हुई। सुमित गुप्ता कॉन्डी से फाउंडर है, बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट फाउंडर्स जो एक्चुअल वो कुछ कर रहे हैं, राइट, जो मतलब एक कॉमन कोट है कि बिल्डिंग फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। तो इसी पे ही मैं भी रक्सानी समाता हूँ कि इसी मोटो या फिर इसी विजन के थ्रू हमने स्टार्ट किया था। तो इनिशियल चैलेंजेस में भी यही था, चैलेंजेस तो नहीं बोलूंगा मैं उससे, बट थोड़े बहुत ब्लॉकर्स या फिर लर्निंग रही कि टीम बिल्डिंग करनी कैसे। तो जो मेरा को फाउंडर है, फर्स्ट को फाउंडर ऑफ माइन, वरुण इज हिज नेम, तो वो मुझे मिले थे वेब3 कम्युनिटी में सी। तो जब मैं आइडिया टेस्टिंग कर रहा था, तो आई हैपेंड टू फाउंड हिम। और तब मुझे पता चला कि उन्होंने भी एक सेम म्यूजिक वाले आइडिया पे काम कर रखा था अपने किसी कलीग के साथ पहले। तो वैसे हम कनेक्ट हुए। एंड उसके बाद जब हमारा फर्स्ट ऑफलाइन प्रेजेंस था इस समिट आईआईटी बॉम्बे में इस साल, तब जो मेरे सेकंड को फाउंडर है वो हमें मिले, परीक्षित लाड। वो जी में रह चुके हैं विद ओवर 16 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड ऐसे करके ये दो को फाउंडर्स नो प्राइम को फाउंडर्स मैंने बोलूँगा कि बहुत अच्छी टीम होती है, वो इन दोनों से ऑब्वियसली डिफाइन होती है। एंड देन इवेंट्स है, नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह के थ्रू टीम बिल्ड होती गई। एंड बाकी एडवाइजर्स, टेक्निकल पीपल, फिर वो ज्वाइन होते गए। तो स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ब्लॉकर्स कहीं थे जो कि अभी भी आए हैं, एंड ऑफ कोर्स अभी भी आएंगे, बट एक ही वही मोटिवेशन है टू बिल्ड फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है कि आईटी के बाद क्या करना है, और आईटी के साथ अभी अगले 3 साल बचे हुए हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या फ्यूचर प्लान्स है ये सब। और इसके साथ ही कि आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स हैं और फ्यूचर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज उनको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए कॉलेज लाइफ को, और क्या क्या गलतियाँ उनको नहीं करनी। करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्यूचर प्लान्स है, थोड़ा टफ है। फ्यूचर प्लान्स अभी के लिए यही है कि वेबसाइट्स को बड़ा बनाना है, बहुत बड़ा बनाना है। और इमर्सिव एंटरटेनमेंट जो अब तक इंडिया में नहीं आ पाया है उतने स्केल पे, उसको सबसे पहले लेके आना है। और सेकंड इज एक नीश हमने पकड़ा है म्यूजिक। तो म्यूजिक जैसे मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, टेक्नोलॉजी भी ऑफ कोर्स। तो मैं सोनी को सबसे पहले जितना बड़ा बना सके उतना ये बनाना, तो वही मेरा आईटी में रहने अभी 3 साल में, और उसके बाद भी वही मेरा गोल अभी होगा। उसके बाद जेई एस्पिरेंट्स की जहाँ तक बात है, तो मैं उसको अनफॉर्चुनेट तो नहीं मानूंगा किसी को भी कि जिसका आईटी में नहीं होता है। वो ठीक है, मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो अगर आईटी में आपका नहीं भी हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात इतनी नहीं है जितना कि स्टूडेंट्स उसको अज्यूम करते हैं। बिकॉज आईटी को हमेशा एक पेडेस्टल पे रखा गया है, और उसका एसोसिएशन हमेशा पैकेज पे किया जाता है, राइट, कि इसका कितना पैकेज होगा। बट आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज देखोगे, एमआईटी हो गया या हार्वर्ड, तो उसमें ये पेचेक वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप ग्रेजुएट होने के बाद आपको खुद को जॉब ढूंढनी होती है। जो कैंपस प्लेसमेंट वाला सिनेरियो होता है वो खाली यहाँ पे इंडियन कॉलेज देते हैं, ना कि मतलब मेजरली तो बाहर होता नहीं है, अगर मैं ऐसे कुछ skip हुआ तो। बट जो पेचेक वाला एस्पेक्ट है, मैं तो कहूँगा कि अगर वो ध्यान में ना रखे, बस खुद की पर्सनल ग्रोथ की अगर बात करें, तो फर्स्ट ईयर से ही मैं बोलूँगा अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ऑब्वियसली करो। अनपेड वर्क ही करना, अगर मतलब अगर आपकी स्किल्स उतनी अच्छी है कि लोग आपको पे कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वर्क कर सकते हो, है ना, अपने पैसे भी कमा सकते हो। बट अल्टीमेटली मैं फिर से उसे कहूँगा कि पैसे कमाना ये 4 साल में तो गोल बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि अगर उसके पीछे भाग लग जाओगे तो फिर नहीं अचीव कर पाओगे ना पैसा भी ना ड्रीम्स भी। तो फर्स्ट ईयर से अगर काम करने का मौका मिलता है, एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है, फाउंडर से मिलने का मौका मिलता है, या फिर किसी किसी भी अच्छे जो एस्टैब्लिश लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, आपके विसिनिटी में रहने का मौका मिलता है, तो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। एंड देन फिर इवेंचुअली एक बार फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होने के बाद फिर वो पाथ स्टूडेंट्स को देख आर्ट कर लेते हैं मुझे तो। वो फर्स्ट ईयर में आपको मतलब मोस्टली नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको यही पता चला कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहा है, किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस में आपकी रुचि हो, आप उस साइड जाओ और उस फील्ड में जाओगे तो आप वो कर पाओगे जो कि आपको खुद पसंद है। ऐसे फोर्स कर लेना कि हाँ मुझे आईटी जाना है, पैकेज लेना है, सो जैसा श्रेयस ने बताया कि पैकेज आपका ड्रीम कभी भी नहीं होना चाहिए। आईटी आप आओ, सीखने के लिए आओ, फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे नेटवर्किंग बनाने के लिए यहाँ पे आओ,
बस पैकेज के लिए यहाँ पे बताऊँ, पैकेज तो आपको यदि आप अच्छा करोगे कॉलेज लाइफ में, अच्छे से पढ़ाई करोगे, एकेडमिक्स अच्छे रखोगे, स्किल्स डेवलप करोगे, तो पैकेज तो ऐसे ही लग जाएगी। तो पैकेज तो ऐसे ही लग जाएगी, लेकिन आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करो और साथ ही साथ नेटवर्किंग करो, कम्युनिकेशन स्किल्स बनाओ और नई-नई स्किल्स डेवलप करो। कई सारे नए लोगों से मिलो, जब भी मौका मिले आपको किसी अच्छे लोगों से मिलने का, फाउंडर से, किसी से भी मिलने का, तो आप उस अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस मत करो। और इसके बाद से यदि अब हम जेईई एस्पिरेंट्स की बात करें, जो कि जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आईटी में आने के लिए? कैसे वो पढ़ाई करें और डिसिप्लिन कैसे रहें? और एक बहुत बड़ा मेजर ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आता है मेरे पास कि मैं मतलब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाता ज़्यादा देर, पढ़ने का मन नहीं करता। तो इस पे आप क्या कहोगे कि पढ़ने का मन तो आई गेस आपको भी नहीं करता होगा, तो कैसे आप अपने आप को इस स्टेट में लाते थे कि हाँ, पढ़ना है? बराबर, हाँ, तो पढ़ने का मन नहीं करता, बिल्कुल मेरा भी नहीं करता अभी। बट जेईई डेज़ में अगर हो तो ऑफ कोर्स पढ़ना चाहिए ही है। तो अगर कैसे पढ़े अगर वो क्वेश्चन है, तो देखो सिंपल सी बात है कि डिसिप्लिन की जब तक बात आती है तो मैं अपनी अ, जर्नी का एक वो स्टोरी सुनाता हूँ कि जितने भी मतलब मैं जब पढ़ाने भी जाता था स्टूडेंट्स को, तो मैं डे 1 पे ही बोलता था कि अपने सोशल सारे बंद कर दो। ना बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, वो हमें समझ में नहीं आता है, वो 5 मिनट का स्क्रीन टाइम का 50 मिनट हो जाता है और दिन में या वीक में कब वो 5, 10, 12 घंटे हो जाते हैं, वो बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो एक डिसिप्लिन जो मैंने 100% फॉलो किया था, जो कि अपने सोशल को कंप्लीटली बंद कर दिया था, अपार्ट फ्रॉम व्हाट्सएप, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो भी है, वो सारा बंद कर दो बिकॉज़ ये फिर मेरे साथ भी हुआ था। 2020 में मैंने तैयारी शुरू कर दी जब मैं 11 में था 11th में था। तो तब मैंने बंद किया था 2 साल के बाद जब वो एडवांस पेपर हुआ था 2022 में। तो जब मैं वापस आया तब मैंने इंस्टाग्राम पे से डाउनलोड किया था एंड तब के 2020 के बर्थडे विशेस को मैं 2022 में रिप्लाई कर रहा था। तो है ना एक आयरॉनिक इंसिडेंट था वो, बट ये सो डिसिप्लिन की जब तक बात है तो उस पे कंट्रोल भी नहीं मतलब हालाँकि बंद ही कर सको तो बहुत अच्छा होगा। सेकंड इज़ जब तक जहाँ तक मन लगाने की बात है या फिर मन आपका अगर पढ़ाई करने की बात है, तो अपने आप से मैं तो यही क्वेश्चन पूछता था कि क्यों जाना है आईटी में? तो मैंने तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है अपने आप को, एक बार 2022 में और एक बार 23 में। तो उसका एक सिंपल वही मैंने जो आंसर दिया कि नेटवर्क एंड अपॉर्च्युनिटीज़। तो मुझे पता था 2 साल मेहनत करने के बाद, 3 साल मेहनत करने के बाद कहाँ पे मैं हो सकता हूँ और या फिर यहाँ वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। तो ये जो 2 चीज़ें थी उसी प्रिंसिपल पे मैंने भी अपनी तैयारी करी थी। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना कि पर्पस बस अपना ढूँढ लेना कि क्यों चाहिए, क्योंकि अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो मैं उनको डे 1 पे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम्हारा पर्पस क्या है प्रिपरेशन करने का? मैं पढ़ा हूँ या और भी कोई टीचर्स भी पढ़ा है, तो उससे तो कोई इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता जब तक तुम्हें तुम्हारा पर्पस क्लियर नहीं है। तो अगर पर्पस क्लियर है तो ही तुम प्रिपरेशन शिद्दत से पूरी कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहो, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इंसिडेंट जानता हूँ जो हमारे क्लोज़ कनेक्ट्स में ही है। 10th में वो जो लड़की थी टॉपर रही थी, तो ये नहीं हो पाया, राइट? तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपको पहले से ही कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होने की आवश्यकता है या फिर एक एक्सेप्शनल जो माइंड होता है। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स होते हैं वो, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मेरी एडवाइस है कि उस चीज़ को दिमाग में मत डालना। तो एक मेरे जेईई के टीचर थे मैथ के अभिषेक झा सर, तो वो हमेशा कहा करते थे कि इफ योर स्कोर्स आर गुड, डोंट टेक इट टू योर हेड एंड इफ योर स्कोर्स आर बैड, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। तो यही एक लाइन है जो मैंने 2 साल, 3 साल की अपनी जर्नी में फॉलो की। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई आपको श्रेयस भैया ने, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बताई कि यदि आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है तो उसको को अपने सर पे नहीं चढ़ा देना, और बहुत कम आ रहा है तो ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं होना। मतलब यदि अच्छा आ रहा है तो आप उसको मेंटेन करके रखो, और कम आ रहा है तो बस आप उन सब पॉइंट्स को क्लैरिफाई करो कि कहाँ पे आपके मार्क्स कट रहे हैं और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो दैट्स इट, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, और आई होप कि आप भी जो देख रहे हो इस वीडियो को, आप भी इनसे इंस्पायर्ड हो और इनसे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे इनकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग रही है, जैसे इन्होंने ड्रॉप लेकर के आईआईटी बॉम्बे में ही आए, और साथ ही साथ इनका स्टार्टअप एक्सपीरियंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स या फिर जो भी हैंडल्स है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके इनसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो, और आपको कुछ फर्दर डाउट्स हुए तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू श्रेयस, आने के लिए, हमारे ऑडियंस को इतना सारी चीज़ें बताने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रभात, प्लेजर बीइंग हियर। हाँ, स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना मैं मुझे वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो पॉडकास्ट के थ्रू अगर कोई स्टूडेंट इंस्पायर हो जाता है तो वही मेरे लिए